So, क्या होता है कि हमने आईएम देखा था कि व्हाट इज आईएम जस्ट प्रोवाइडिंग सम ग्रुप ऑफ यूजर्स एंड वी डू हैव अ मल्टीपल ग्रुप्स ताकि हम उसमें पॉलिसीज भी अटैच कर सकें। ठीक है, सो वी कैन जस्ट एक्सेस वी कैन जस्ट मॉनिटर एक्सेस टू आवर रिसोर्सेज कि आप अपने रिसोर्सेज पे क्या क्या एक्सेस लेके बैठे हो। वी कैन यूज दिस एक्सेस एनालाइजर। आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स वाला भी पॉइंट रहना है हमारा पॉलिसीज तक ही हुआ था। Identity providers just doesn't function under this part। ठीक है, आईएम इसका पर बात नहीं नहीं, है। इसका ये मतलब यूज नहीं होगा आपके इसमें। जो एग्जाम की बात कर रहे हैं ना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की, उस लेवल की, सो इट विल मतलब ये उसमें ठीक है, कवर नहीं होगा। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस एनालाइजर क्या है कि आपका जो भी आपके रिसोर्सेज आप यूज करें यू कैन सिंपली मॉनिटर देम। ठीक है, अब वी डू हैव वन मोर टूल जस्ट लाइक ऐसे ही हमारे पास है क्लाउड ट्रेल। ठीक है, क्लाउड ट्रेल क्या कहता है कि आपका जो भी आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करोगे, जो भी चीज आप अपने अकाउंट में एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, क्लाउड ट्रेल विल बी मॉनिटरिंग ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एसोसिएटेड टू योर अकाउंट, नॉट योर सर्विसेज, विच आर एसोसिएटेड टू योर अकाउंट। आप अपने अकाउंट में जो भी करोगे, जैसे कि रिसेंटली आप अगर आप देखोगे तो मैंने कंसोल में लॉगिन किया, इससे पहले मैंने क्रिएट सर्विस लिंक रोल किया। ठीक है, डिलीट वॉल्यूम किया, डिलीट स्नैपशॉट करे, क्रिएट वॉल्यूम करा, तो सारी की सारी ये मेरी काइंड ऑफ एक्टिविटी। ऑडिट टाइप हाँ, का। ठीक है, सो इट्स जस्ट एक्सेसिंग माय अकाउंट के हाँ इसके अंदर क्या क्या सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, एक है हमारे पास आईएएम आइडेंटिटी सेंटर। ये क्या है? जस्ट AWS SSO, इट्स एन सिंगल साइन ऑन। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे सर्विस नाउ भी है हमारे पास जीरा भी है। ठीक है, हमारे पास सिट्रिक्स भी है, हमारे पास XYZ ADP भी है, जो भी चीज़ें होती है पेरोल वगैरह वाली। तो सब में मुझे सिंगल साइन ऑन रखना है, जैसे कंपनीज रखती है ना। इवन दो मेरे लैपटॉप का पासवर्ड भी मेरे ईमेल आईडी के पासवर्ड है, जो मेरे ईमेल आईडी का मतलब सारी चीजें सिंगल साइन ऑन से चलती है हमारी। जो एक पासवर्ड है वो हर जगह ही चलेगा। तो आप AWS का आइडेंटिटी सेंटर यूज करके ये सारी चीजें सेटअप कर सकते हो। सिट्रिक्स देखा होगा सबने, सिट्रिक्स पे काम किया है। मल्टीपल टाइल्स आती है ना कि आपके प्रोग्राम में क्या क्या एसोसिएटेड है, जस्ट लाइक दिस। इसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने यूजर के लिए। जैसे जैसे कि हमने एक आईएम यूजर बनाया, आईएम यूजर 1, आईएम यूजर 2, उसके रिसोर्सेज थे, उनको अगर मुझे एक्सेस करना, ऑब्वियस सी बात है आपको रिमेंबर के उनको अलग अलग पासवर्ड देना था मुझे। इसका पासवर्ड ये है, वो खुद रीसेट कर लेगा। बट इवन दो इफ आई वांट टू डू ऑल दोज थिंग्स, I can use an SSO part just to link all those services. It will be just creating all this with a single sign on. ये आईएम से कनेक्टेड है सर्विस। अगर आप यूजर बनाओगे और उनके यूजर अकाउंट्स को आपको एक्सेस करना है, मल्टीपल यूजर अकाउंट, देन इट इज कनेक्टेड। अगर आप नहीं करते हो, आप कुछ और चीजें एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आप अपने जीरा को लगाना चाहते हो, तो आपके थर्ड पार्टी भी यहाँ पे एसोसिएट हो जाएंगे। क्या तो होगा? ये किसकी सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन अवेलेबल होता है? जनरली सारे सपोर्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जनरली विंडोज एंड ऑल। सब कुछ करते हैं। आपका ऑफिस 360 इवन दो सब कुछ, मैं जहाँ तक बताऊँ मैक्सिमम करते हैं, बट कुछ इक्का दुक्का ही होगा जहाँ पे सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, इट्स अनेबल यू टू मैनेज वर्क फोर्स यूजर एजेंट टू मल्टीपल AWS अकाउंट्स एंड cloud application. Those things which are covering under the cloud applications, all those are covered in this identity center part। ठीक है, ये आपका SSO के बारे में थोड़ा सा वो जस्ट हैविंग तो सपोज अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहा हूँ तो एसएसओ के साथ लिंक कर सकता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी को। आप AD यूज कर रहे हो इन DHCP सर्वर, DHCP के साथ कर रहे हो ना AD को, मतलब जो क्लाउड से बाहर कर रहे हो। हाँ, क्लाउड से मतलब मैं लोकल नेटवर्क में कर रहा हूँ। लोकल नेटवर्क में कर रहे हो तो उसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर इसके साथ आपको चाहिए होगा क्या? इसकी AD सर्विस, AWS की डायरेक्टरी सर्विस के साथ वो मर्ज करनी पड़ेगी, देन यू कैन ओनली गो विद दिस। कि विंडोज लोगों के साथ साथ में
बिल्कुल क्लाउड यूज लॉगिन होता भी है। कर सकते हैं, ठीक है। वो इस एडी के साथ आपको सिंक करना पड़ेगा। कोई लोकल सेटअप होता होगा, लोकल सर्वर बनाने पड़ेगा ना इसका, लोकल सर्वर उसी के साथ तो मर्ज करेंगे ना। तो एडीएस बनेगा। हाँ, ठीक है, उसके साथ आप इसे मर्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। जस्ट लाइक पूरा एडी वाला सेटअप होता है एक्टिव डायरेक्टरी का, जस्ट लाइक पूरा का पूरा ये है, ठीक है। ये अगेन प्रोफेशनल में आता है, सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में ये फॉलो होता है। सो ये दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सिलेबस, ठीक है। ठीक है, तो आईएम में ऐसा कुछ और नहीं है जिस पे हम फोर्स करें या जिसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। लेट्स कम टू अ न्यू टॉपिक। हम EC2 पे स्विच करते हैं, ठीक है। EC2 क्या चीज़ है? EC2 is an compute services which is provided by AWS, कि इसके अंदर आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। इट गिव्स यू द, इट्स अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड्स रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड। मतलब आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू आप अपना सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड की। जैसे कि सारी चीज़ें नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इंस्टांसेस की बात करी जाती है, ठीक है। इंस्टांसेस और उससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि आपका इंस्टांस हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, आपका उस वॉल्यूम, आप जो वो इंस्टांस जिस नेटवर्क में कनेक्ट है वो नेटवर्क हो गया, सारी की सारी चीज़ें। हालांकि इवन दो नेटवर्क इज अ डिफरेंट पार्ट, वो हमारा टोटली वीपीसी में कवर्ड होगा। वीपीसी व्हाट, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वो सारा का सारा हमारा वीपीसी में कवर्ड होगा। बट पॉइंट ये है कि जो इसके अंदर रिसोर्सेज मिलेंगे हमें, वो सारे के सारे एक्सेसिबल हैं इंस्टांसेस की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड जस्ट आई राइट EC2, तो आप यहाँ पे देखोगे इट इज प्रोवाइडिंग मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। कि आपका इंस्टांस टाइप, टेम्पलेट, स्पॉट, सेविंग प्लान, रिजर्व्ड इंस्टांस, डेडिकेटेड, शेड्यूल्ड, कैपेसिटी रिजर्वेशन, इवन दो इमेजेस हैं जो पास सर्विसेज के अंदर हमने डिस्कस करी थी, इमेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इमेजेस, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस, तो सारी हैं। EBS स्टोर इसके अंदर कवर्ड होता है। EBS स्टोर इज लाइक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, जहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगी SSD, HDD, मैग्नेटिक, कई तरह की है। SSD GP2 है, GP3 है। GP3 मैक्सिमम 32,000 IOPS दे सकती है आपको, इनपुट आउटपुट पर सेकंड 32,000। और जहाँ पे हमारे पास HDD हार्ड डिस्क ड्राइव 250 से 500 देगी, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव के IOPS। एक चीज मैं आपको आज भी बता देता हूँ, आने वाले फ्यूचर क्लासेस में सेम चीज चलती जाएगी कि जब भी आप लोग OLTP फॉलो करेंगे। व्हाट इज OLTP? ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। जब भी हम ट्रांजैक्शनल प्रोसेस फॉलो करेंगे वी आर गोइंग टू यूज विद SSD। जब भी रियल टाइम सिनेरियो की बात होगी तब आप लोग SSD फॉलो करने वाले हो, और जब भी बात OLAP एनालिटिकल प्रोसेस की होगी तब आप हार्ड डिस्क ड्राइव को फॉलो करोगे। उस केस में अगर आप SSD यूज करते हो तो प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, रियल टाइम में HDD यूज करोगे वहां पे स्लो मिल जाएगा। SSD यूज करा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। बट जैसे मशीन लर्निंग के प्रोसेस हो गए, आप इस केस में हार्ड डिस्क जितना भी डेटा स्टोर है सारा का सारा हार्ड डिस्क पे है, SSDs पे थोड़ी है। SSDs को तो अब आपको भी पता है कि किसी किसी के सिस्टम में जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, ठीक है ना, कि हार्ड डिस्क होगी तो आपने SSD बढ़वाई होगी, लेट सपोज, ये करते हैं जनरली, बट आजकल तो जितने भी लेटेस्ट आ रहे हैं सब में SSD बाय डिफॉल्ट है। तो आप जब SSD बढ़वाते हो तो उस केस में क्या होता है कि आप विंडोज भी चेंज करवाते हो, करवाई होगी जिसने SSD करवाई होगी, कि हमारा OS SSD पे लोड करे। क्यों? ताकि वो एप्लीकेशन फास्ट करे और OS जल्दी लोड हो जाए। तो OS का लोड होना एक रियल टाइम में प्रोसेस है। बट आपका म्यूजिक का मतलब जो हमारी म्यूजिक और वीडियोस हैं वो SSD में पड़ी है तो उस पर ज्यादा इतनी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो चीज प्रोसेस हो रही है वो SSD पे होगी, दैट विल बी अ फास्टर प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि IOPS की बात हो रही है, IOPS उसे चाहिए, इट नीड्स
बूट होगा, ओएस होगा, बहुत सारी चीज़ होती हैं। वो ये तो हार्डवेयर वाले बंदे ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं कि बूट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं। ठीक है। इट विल बी जस्ट हैविंग सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा पार्ट कवर्ड होगा कि आपके सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, इलास्टिक आईपी क्या है, स्टैटिक आईपी है। जो स्टैटिक आईपी मतलब डिफाइंड आईपी, दैट विल बी असाइन्ड फॉर यू ओनली। जैसे आपका राउटर होता है, आपका राउटर आपके सिस्टम को आईपी बदल बदल के देता है। हाँ, आपके आईएसपी ने तो आपका पब्लिक आईपी फिक्स कर रखा है, बट फिक्स कर रखा है ना, फिक्स करते हैं। करते हैं, जनरली फिक्स करते हैं। ठीक है, बट चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो चेंज, बिकॉज स्टैटिक की बात ही नहीं हुई है, स्टैटिक कनेक्शन की बात नहीं हुई थी आपके आईएसपी से। जो स्टैटिक कनेक्शन मिलते हैं वो लीज लाइन की फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंगे तो कॉर्पोरेट लेते हैं लीज लाइन पे जो, और अच्छा खासा उनका पेबल चार्जेस होता है स्टैटिक केस में। डायनेमिक मिलते हैं, दैट कैन बी इंटरचेंजेबल। एडब्ल्यूएस कहता है आप ये चाहते हो कि अगर आपको कोई स्टैटिक आईपी चाहिए, मैं आपको स्टैटिक आईपी भी देने के लिए तैयार हूँ। एक स्टैटिक, मैं ये नहीं कह रहा इसे इस इंस्टांस के साथ जोड़ो या इसे उसके साथ जोड़ो, कि जस्ट आ आईपी, उस आईपी को एज अ नेम सर्वर यूज करना चाहो, डीएनएस पे लगाना चाहो, कहीं पे भी यूज करना चाहो, वेबसाइट होस्टिंग के केस में यू आर जस्ट गिविंग योर इंस्टांस दैट आईपी, सो दैट बार बार चीजें चेंज ना हो, क्योंकि इंस्टांस रिबूट होते रहते हैं। वेब सर्वर अगर हम बना रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ती है उस इंस्टेंस को रिबूट करने की, सो वी नीड टू हैव दैट स्टैटिक आईपी वन। एडब्ल्यूएस कहता है कि फ्री टायर में, अभी तो हम फ्री टायर यूज कर रहे हैं 1 साल के लिए, फ्री टायर के अंदर मैं आपको एक आईपी फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा, एक आईपी, उसकी भी कंडीशन, आईपी पर अकाउंट फ्री, नॉट इंस्टेंस, पर अकाउंट फ्री है। मैंने बताया ना, मैंने ये नहीं बोला कि इंस्टेंस को आईपी, आपको आईपी करवाएगा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। इलास्टिक आईपी जब आपको मिलेगा तो एडब्ल्यूएस कह रहा है देखो ये बहुत महंगी चीज है जो मैं आपको फ्री में यूज करने के लिए दे रहा हूँ, यूज करने के लिए दे रहा हूँ तो इसे यूज जरूर करना, अदरवाइज बिल देना पड़ेगा। अदरवाइज बिल देना पड़ेगा। हाँ, एडब्ल्यूएस से अगर आप स्टैटिक आईपी मतलब इलास्टिक आईपी अपने अकाउंट में एसोसिएट करवा लेते हो कि मेरे नाम पे एक आईपी असाइन कर दो, फ्री में मिल रही थी ना तो हमने ले ली, अब यूज नहीं करेंगे। अब वो कह रहा है कि ठीक है बिलिंग स्टार्ट है आपकी, आपने यूज कर ली, आपने अपने अकाउंट में एसोसिएट कर ली, आप उसे किसी इंस्टांस के साथ अटैच कर दो, वो बिल नहीं करता। इंस्टेंस के साथ अटैच किया हुआ है, वो इंस्टेंस बंद पड़ा है तो भी बिल नहीं आएगा, तो भी बिल नहीं आएगा। एलोकेटेड है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक इंस्टेंस के साथ एलोकेटेड है, कोई इशू नहीं है, बट हाँ आप उसे यूज नहीं करोगे तो आपको उसे एडब्ल्यूएस को रिलीज करना पड़ेगा। इलास्टिक आईपी देखते हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे इलास्टिक आईपी, स्टैटिक आईपी, ठीक है। तो आपके अकाउंट में कोई इलास्टिक आईपी नहीं है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, तो ये मेरे अकाउंट में एक इलास्टिक आईपी एड्रेस को एलोकेट कर देगा। देखो मैं क्या करता हूँ जनरली, व्हाट डू आई फॉलो, मैंने एक रीजन चूज कर रखा है मुंबई, मैं जितने भी काम करता हूँ सारे के सारे मुंबई रीजन में, सो दैट इन फ्यूचर कभी मैं अगर चेंजेस करता हूँ अपने अकाउंट में या कभी मेरे पास कुछ इंस्टांस को ले, जैसे मेरे पास वार्निंग आ जाती है, मेल आ जाता है कि आपकी 80% यूसेज हो गई है, तो अब मैं हर रीजन में जाके नहीं कर देख सकता ना, या डैशबोर्ड खोलूंगा, दैट विल बी ट्रिकी। जब हम सॉर्ट कर सकते हैं कि भाई यूज ही मुंबई करना है, और जहाँ पे हमें मल्टीपल रीजन की बात करनी होगी, जैसे कुछ आर करेंगे, जैसे अगर हमारा इंस्टांस, मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था, क्या हमारे इंस्टांस रीजन स्पेसिफिक होते हैं, एजी स्पेसिफिक है। अच्छा, रीजन तो है, एजी भी डिफाइन करना पड़ा था आपको। तो मान लो कोई मशीन है जो मुंबई 1A में चल रही है, आपको 1C में चाहिए, वहां पे एजी चेंज करना है आपको, अब डायरेक्टली नहीं कर सकते, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, आपको रीजन चेंज करना है, कर तो देगा, बस यहां पे लगेगी थोड़ी सी कॉस्ट, क्योंकि जब प्रोसेस ये कहता है कि ये इंस्टांस है, इस इंस्टांस से आपको दूसरे एजी में जाना है, तो आपको बनानी है उसकी इमेज, प्रोसीजर ये है कि आप उसकी इमेज बनाओ, और इमेज से, क्योंकि इमेज आपकी रीजन स्पेसिफिक है, वो रीजन पे रहती है, तो इमेज रीजन पे है, रीजन से 1C में बना दिया मैंने इंस्टांस, मुंबई एपी साउथ 1C के अंदर बना दिया मैंने इंस्टांस, तो क्या होगा इससे, कोई कॉस्ट नहीं लगी, मेरा तो रीजन पे था ना एएमआई, भाई तूने ही तो बोला कि एएमआई मेरी रीजन पे रहेगी, ठीक है, तो रीजन से तो ले रहा हूँ मैं एएमआई, कोई कॉस्ट नहीं। आप कहते हो कि इस वाली मशीन को मुझे
अब यूएस वर्जीनिया में लॉन्च करना है। अब वर्जीनिया में लॉन्च करना है तो इंस्टांस तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, आपको उसकी इमेज बनानी है और वो इमेज कॉपी करनी है कहाँ पे, वर्जीनिया में। अब रीजन इमेज क्या थी, रीजन स्पेसिफिक, ग्लोबल तो थी नहीं। जैसे आईएम सर्विस ग्लोबल है, मैं बता चुका हूँ आपको इस बारे में, पता है ना। हाँ जी। आईएम सर्विस जो है, अब यहाँ पे इंस्टांस खुला हुआ है, साफ डिफाइन कर रखा है कि मुंबई रीजन है। मैं चलता हूँ आईएम पे, देख लेना क्या है, मुंबई है या वर्जीनिया है, ग्लोबल है। ठीक है, मैं राउट 53 पे चलता हूँ। राउट 53 क्या है, ग्लोबल है ना। तो कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जैसे शिफ्ट करोगे, अब डेटा कॉपी कर रहे हो, दैट इज एन एक्सटर्नल फीचर, वो फ्री टायर के अंदर नहीं आता, उसका बिल लगता है, डेटा ट्रांसफर चार्ज। जैसे हमारे पास कई सारे बिल जनरेटेड है, किसकी फॉर्म में, डेटा ट्रांसफर के फॉर्म में। क्योंकि कई बार हमने अपने S3 के डेटा, S3 क्या है पता है ना, बकेट्स होती हैं हमारे पास जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, S3 के डेटा को इस महीने भी बिल आ गया, ठीक है। किसका बिल है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये सबसे ज्यादा किसका है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये दिख रहा है डेटा ट्रांसफर, ये मेरा सेकेंडली डेटा ट्रांसफर है $1.45, ठीक है। डेटा ट्रांसफर का बिल आया है, चलो ठीक है आया है। क्या किया है मैंने उस डेटा ट्रांसफर में, अभी तो S3 का आया है, S3 के अंदर भी डेटा ट्रांसफर करते हैं मल्टीपल बकेट्स में जो डिफरेंट रीजन में है। तो मैंने क्या करा था, मैंने ना मुंबई put copy post list under the 0.5 list request, okay। AWS की एक लिमिट है रिक्वेस्ट करने की, उसके बाद वो फ्री देता है 2000 रिक्वेस्ट के बाद। 2000 आप गेट पुट मेथड कर सकते हो, 2000 चीज़ों को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। फ्री टायर में पैसे नहीं है ना, आप दिन रात अपलोड डाउनलोड कर रहे हो, तो ये फ्री के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, डेटा कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं, ये लोकल टू EC2 वगैरह। हाँ, अपलोड डाउनलोड, सो 2000 रिक्वेस्ट, ठीक है। तो 2000 रिक्वेस्ट अवेलेबल है, इसके बाद आपको चार्ज देना पड़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ S3 की, 5 GB एंड 2000 पुट रिक्वेस्ट एंड 20,000 गेट रिक्वेस्ट। 2000 बार डेटा अपलोड कर सकते हो और 20,000 गेट रिक्वेस्ट कर सकते हो। 20,000 टाइम्स यू कैन जस्ट सिंपली फेच, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स देने के, वैसे नहीं अपलोड डाउनलोड ही हर चीज़ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने क्लाउड ट्रेल यूज़ किया, हमने मल्टीपल सर्विस यूज़ करी है। अगर मैं आपको लास्ट के बिल्स दिखाऊं, फरवरी में, तो फरवरी में आप देखोगे मल्टीपल डेटा ट्रांसफर का $0.16 मेरा चार्ज दिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यूनिट बेस पे अपलोड का चार्ज होता है, डाउनलोड का चार्ज होता दोनों का चार्ज होता है S3 है? पे। दोनों का तो वही है। अच्छा, S3 है। S3 में अपलोड भी है डाउनलोड भी है, पढ़ेंगे जब S3 आएगा, आपको स्टोरेज टाइप्स बताएंगे। जनरली स्टैंडर्ड में डाउनलोड चार्जेस नहीं है, बट वो महंगा भी है, उसकी कॉस्ट है $0.023 पर GB पर मंथ, ठीक है। बट आप डेटा को एक्सेस ही नहीं कर रहे हो, आपका काम था स्टोर करके रखना। वो जो चार्ज ले रहा है कि भाई से तू कितनी बार एक्सेस कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, जहां पे चार्ज है 0.0012, मतलब 50% का डिस्काउंट। आपको पता है मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ, जब आधे में मिल रहा, बात पर जीबी की हो रही है, डेटा जीबीज में होगा, 100, 150 या 2000, 10,000 GB होगा, तो वहां पे फैक्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि नहीं, अगर मुझे इसको रखने की कॉस्ट आधी है, बट जब मैं फैच करूंगा तब मुझे एक छोटा सा अमाउंट पे करना, लाइक
डॉलर फॉर योर ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा यूज केस यूज करना है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि APS3 से US ईस्ट 1 के अंदर मैं डेटा को लेके गया था, तो कहने का ये है कि 0.086 पर जीबी चार्ज लगा है। एशिया पैसिफिक मुंबई से मैंने कहाँ ट्रांसफर करा है डेटा? वर्जीनिया के अंदर। ठीक है, अब ये बात बकेट की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है डेटा ट्रांसफर की। डेटा ट्रांसफर में कुछ भी हो सकता है। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने अपनी इमेज ट्रांसफर करी एआई में। हम बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे थे कि हम सेम मशीन को यूएस या क्रॉस रीजन में कर सकते हैं, देन वी कैन यूज कॉपी करिए रीजन विद इन द रीजन, हम कॉपी करके तो डाटा ट्रांसफर क्रॉस नहीं जाती है। विद इन द रीजन। कॉपी करोगे ही नहीं आप, क्योंकि वो सर्विस ही रीजनल है। नहीं, विद इन द कॉपी अगर हमें जैसे उसको कॉपी है एक रीजन के अंदर, हाँ, अपनी इमेज रेप्लिका वाला रखना चाहता हूं ताकि दो लोकेशन से मेरा वो हो जाए। आप अपनी एक मुंबई के अंदर उसकी 2 रेप्लिका रखना चाहते हो स्टोरेज कॉस्ट पे। साउथ में हो गई मेरे एक इसमें दो अलग डाटा जैसे एबिलिटी जोन हो गया, दो एबिलिटी जोन के अंदर मैंने एक मशीन वहां लगाई, एक मशीन वहां लगाई। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे ना कुछ चीजें आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। आप पहले बात कर रहे हो मशीन की। मशीन होती है एजी स्पेसिफिक, आप चूज करोगे 1A 1B या 1C। हां, आप अब कह रहे हो कि मैं उसका बैकअप रखना चाहता हूँ, वो इमेज की फॉर्म में रखोगे। इमेज होती है रीजनल, वो A B या C नहीं देखती, वो सिर्फ AP साउथ 1 देखती है। अच्छा, तो विद इन द रीजन मतलब रीजन का मतलब एबिलिटी जोन तो रीजन के अंदर ही होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं एक एबिलिटी जोन से दूसरे जोन में कॉपी करूंगा अगर, तो मेरे को कोई कोई क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि अब भी नहीं समझे आप इमेज को कॉपी करोगे ही नहीं। ये इंस्टांस है, ये इजी लेवल पे चल रहा है, ये इंस्टांस है, ये भी इजी लेवल पे चल रहा है। इमेज तो तब भी है, इसी को तो यूज कर रहा था उससे पहले। जब इसके अंदर आपने इमेज बनाई थी, वो तब भी तो यहां से आई थी। जब आपने इसकी क्रॉस दोबारा इमेज बनाई, वो यहाँ पे स्टोर हो गई। अब ये इसी ले रहा है, क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं हुआ। आप हाँ, आप कहते हो कि नहीं मैं तो दो इमेज बना के रखूंगा, आप 4 बना लो, स्टोरेज कॉस्ट दे देना बस। आपका डेटा स्टोर करूंगा ना मैं, 1 GB तक अलाउड है फ्री। जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने AWS के साथ में, तो कैसे AWS के साथ हम डिस्कस करते कुछ सेटअप रिक्वायरमेंट थी। दे वर सेइंग कि हम आपका लोड ऐसे कर देंगे, कुछ मशीन हम आपकी एक एबिलिटी जोन में रखेंगे तो दूसरे एबिलिटी जोन में रखेंगे, और इन केस वन डाटा सेंटर डाउन होता है तो आपका दूसरा एबिलिटी जोन वाले सर्वर चलते रहेंगे। हाई अवेलेबिलिटी इसी चीज को कहते हैं। हाँ, तो मतलब उसमें कोई कहता भाई कॉस्ट कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी, तो मतलब हम एक काम आप मुंबई का हैदराबाद रखो, तुम्हारा हैदराबाद रखोगे तो आपका कॉस्ट ज्यादा रहेगी। ऐसा वो रीजन की वजह से होगा। मतलब अगर हमने बोला कि हम दूसरी जो आपकी इमेज है अगर सपोज डाटा सेंटर डाउन होता है, हैदराबाद रीजन है। हाँ जी जी, हैदराबाद एजी की बात नहीं हुई, हैदराबाद रीजन है। तो आप मुंबई रीजन में रखोगे और हैदराबाद में रखोगे, कॉस्ट देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, नो डाउट, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट रीजन्स हैं। दीज आर डिफरेंट रीजन्स। तो सेम रीजन की बात नहीं हो रही है, सेम रीजन की बात थोड़ी हो रही है, तो डिफरेंट रीजन की बात हो रही है, तो कॉस्ट लगेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी एक इमेज आपको यहाँ भी रखनी है और उसकी एक इमेज आपको यहाँ भी रखनी है। अब आप ऑब्वियस ही बात है, जब बैकअप की बात कर रहे हो तो सिंक भी रहनी चाहिए, डेटा ट्रांसफर भी होगा। जैसे सपोज मैं बता से एक बेसिकली एसक्यूएल सर्वर एक लोकेशन में होता है, दूसरा सर्वर एसक्यूएल सर्वर दूसरे एबिलिटी जोन में होता है सर तो शिपिंग कर रहे हैं दोनों के बीच में, तो डाटा ट्रांसफर होगा दोनों के बीच में, सर्वर्स के बीच में। हाँ होगा सर तो कहते हैं कि हाँ जी बताइए। सर जैसे कि हम जैसे डाटा आप कह रहे हो कि 2 जगह हम रखते हैं, जैसे कि हमें बैकअप के लिए जैसे कि हम मुंबई भी रख रहे हैं, वहाँ हैदराबाद भी रख रहे हैं, तो हमें दोनों जगह का चार्जेस लगेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा भाई, आप भी और तो उस बैकअप की रिक्वायरमेंट आपकी है। देखो मेरी साइड से एक आपको के आपकी जो क्लास होगी वो 9:30 बजे होगी, ठीक है, आपको यहाँ आना है, नहीं आ रही हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप बोलते हो हमारा 1-to-1 सेशन चलेगा, नहीं आप कहते हो मुझे नहीं देखनी रिकॉर्डिंग, मुझे आपसे दोबारा सेशन लेना है, तो ये सर्विस तो हम दे देंगे बट इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। और आपकी लिमिट ये है। फिर डाटा ट्रांसफर जैसे उस केस में हम करते हैं तो डाटा ट्रांसफर का वो अलग चार्ज लगेगा? डाटा ट्रांसफर का कॉस्ट लगेगा प्लस स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा। आप डेटा मतलब को 2 लग स्टोर गए। कर रहे हो, उसकी कॉस्ट दोगे, डेटा ट्रांसफर करके ला रहे हो,
आप तो नहीं लेके आ रहे, ऑब्वियसली बात है, एडब्ल्यूएस खुद मेहनत कर रहा है ना, उसकी कॉस्ट कौन देगा? वो भी हमें देनी पड़ेगी। आप अगर कहते हो कि हाँ एक रीजन के अंदर हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में बनाते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं जाएगी, ट्रांसफरिंग कॉस्ट नहीं जाएगी, ट्रांसफर कॉस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो विद इन द रीजन है, और जो हमारी सर्विस है वो विद इन द रीजन ही काम कर रही है। यहाँ तो क्रॉस रीजन काम कर रही है ना सर्विस। यहाँ तो इमेज बना रहे हैं, इसकी भी कोई लिमिट है कि नहीं? मतलब कोई लिमिट नहीं। 1 GB 2 GB इमेज 1 GB फ्री दे रहा है, 1 GB रहेगी, 1 GB की फ्री इमेज दे रहा है। इसके ऊपर चढ़ हाँ, इसके बाद जितना आप इसे स्टोर कर, आप 2 इमेज बना के छोड़ देना, सुबह बिल मिल जाएगा आपको। सुबह तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या लेता है, 1 GB एवरेज लेता है पूरे 30 दिन का। तो आप सर क्या इमेज बना के इमेज करेंगे इन चीज को, ये तो मैंने बताया ना, आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यूज, एक एक चीज को हम प्रैक्टिकली जो जो मैं बोल रहा हूँ वो हम करेंगे, ठीक है। तो आई वाज जस्ट क्लियरिंग द थ्योरेटिकल कांसेप्ट पहले, ये चीजें होने वाली हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये इन्हीं कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। ये होती है कि आपका अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मैक्सिमम। फॉल्ट टॉलरेंस होती है बैकअप की फॉर्म में। हाई अवेलेबिलिटी में हमेशा रनिंग सर्विसेज की बात करते हैं, जो रनिंग में। फॉल्ट टॉलरेंस बैकअप आता है रोल में, जैसे कि लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, आपको हाई अवेलेबिलिटी दे रहा है, उसका काम नहीं है फॉल्ट टॉलरेंस का। मशीन खराब हो गई तो वो आपकी हेडेक है, उसका लोड बैलेंसर का काम है, लोड बैलेंस करूंगा, किसी मशीन को मैं एक्स्ट्रा लोड नहीं दूंगा, आप तीनों को मैं बराबर बढ़ाऊंगा, किसी बच्चे को ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर सकूंगा। बट आप क्लास में नहीं आ रहे, दैट्स नॉट माय हेडेक, ठीक है ना। आपको क्लास में लाने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑटो स्केलिंग। अगर कोई इंस्टांस भाई बैलेंस कर रहे हैं, एक लिमिट ही तो होगी बैलेंस करने की, 80% से ज्यादा अगर आप किसी की सीपीयू को यूटिलाइज कर लोगे, उस केस में आप लगेगा यार वर्कलोड हम पे बढ़ गया ज्यादा, मतलब आप 2 बंदे हो प्रोजेक्ट पे काम आप बोलोगे ना कि तीसरा रिसोर्स दो, फिर हम बैलेंस करेंगे सारे काम को, भाई थोड़ा सा तो काम तू संभाल। वो काम किसका है, वो आपके मैनेजर्स का। रिसोर्स लेके आना, डिलीवरी सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स है। हम एक लैब बनाएंगे, वी विल बी जस्ट क्रिएटिंग एन हाई अवेलेबिलिटी फॉल्ट टॉलरेंस वेब सर्वर, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ऑटो स्केलिंग होगी, करिए हमने ना लोड बैलेंसर के साथ, ऑटो स्केलिंग विद लोड बैलेंसर, ये सारी चीजें कवर्ड अप होंगी, ठीक है ना। ऐसी बात है, वी विल जस्ट कवरिंग दिस ऑल कांसेप्ट, नो डाउट। तो ये लोड बैलेंसिंग है और फॉल्ट टॉलरेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ EC2 इंस्टेंसेस और VPC के अंदर ट्रांसफर। ऑटो स्केलिंग सारा का सारा आपका EC2 का पार्ट होगा, बट इससे पहले लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग से पहले नेटवर्क को समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में हम इन दोनों से पहले हाई अवेलेबिलिटी फॉल्ट टॉलरेंस बनाने से पहले VPC को खत्म कर लेंगे, उसके बाद ही हम इस पे दोबारा स्विच करेंगे। मतलब एक जंप लगेगी VPC पे, क्योंकि VPC को पूरा आई थिंक सो आपके 4 दिन जाएंगे, क्योंकि सबनेटिंग तो आती नहीं होगी, मैंने भी पढ़ी थी बट तो मैं पढ़ाता रहता हूँ, आती है, ठीक है। सबनेटिंग समझेंगे एक एक सबनेट को कि क्या है, क्यों बना रहे हैं, जरूरत क्या है, सारी चीजें होंगी। उसके साथ साथ आपके AWS में सुपरनेटिंग होती है, क्या चीज सुपरनेटिंग होती है AWS में, सबनेटिंग ये CCR पर क्या है? सर मैं उसमें भी नहीं थी सर, सुपरनेटिंग उसमें भी नहीं थी। हाँ जी सुनील आप बताइए। सुपरनेटिंग हमारी कंपनी में सर जैसे कि हम स्टार्टिंग में कंपनीज वगैरह में जाते हैं, कंपनी वाले तो हमें ये AWS के टूल्स पे काम करवाया जाता है या डेवऑप्स के टूल्स पे ही, मतलब वो तो मिलेगा नहीं शायद ना, डायरेक्ट 1-2 साल नहीं मिलता ना। देखो ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 साल नहीं मिलता, आप जिस रोल के लिए जा रहे हो वो काम किया जाएगा। जब आपको आता ही AWS का क्लाउड है और आप हायर ही उसके लिए हुए हो, तो AWS पे कराया जाएगा कि सर्विसेज को मैनेज करो। गए हो डेवऑप्स इंजीनियर के रोल पे कि हाँ भाई मुझे डॉकर आता, मुझे क्यूबरनेट्स आता, मुझे टेराफॉर्म पे आता, भाई वो बिल्कुल काम कराएंगे, क्योंकि फिर आपको CTC उस हिसाब से देंगे ना।
AWS पे दे देंगे आपको बस 7 का CTC, DevOps पे देंगे आपको 12 का CTC। तो वो 5 लाख आपको फ्री में नहीं देंगे ना, उसके लिए काम करवाएंगे वो आपसे DevOps वाला। सर एक चीज और, जैसे डेवऑप्स तो आप ही पढ़ाओगे ना हमें? हाँ जी, मैं तो सर हाँ बताओ। उसमें सर टॉपिक क्या क्या है हमारा, कौन कौन से टूल्स पढ़ाए जाएंगे, थोड़ा बता ओवरव्यू दे सकते हैं? डॉकर, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम गिट से। गिट, गिटहब, डॉकर, डॉकर स्वान, स्वाम, क्यूबरनेट्स, टेराफॉर्म। ठीक है। एंसिबल, नाजियोस, एंसिबल, शेफ। बहुत सारे टूल्स हैं सर। भाई मैं बहुत सोच के एक एक टूल को याद करके बता रहा था। ठीक है, तुमने पूरा फ्लो तोड़ दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारे टूल्स हैं और जब पढ़ेंगे तो बट मैं तुम क्यूबरनेट और डॉकर शायद ज्यादा हाईलाइट ऐसा कुछ होता है क्या, ज्यादा डिमांड इस बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यूबरनेट्स, डॉकर और टेराफॉर्म, ये 3 चीजें जरूरी हैं। प्रिंसिपल को स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शेफ को कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गिट को कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो कमांड होनी चाहिए वो डॉकर, क्योंकि डॉकर है कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन को मैनेज कौन करेगा? क्यूबरनेट्स करेगा। अब कंटेनराइजेशन करोगे कैसे? यूआई खोल खोल के, स्क्रिप्ट लिख के। स्क्रिप्ट लिख के, प्रोग्राम नहीं बोले मैंने, स्क्रिप्ट बोली, सॉर्टेड होगा, YAML स्क्रिप्टिंग होगी। वो स्क्रिप्टिंग कहाँ लिखोगे? वो करेगा टेराफॉर्म। टेराफॉर्म की एक अपनी लैंग्वेज है, HCL। क्या ना, क्या फुल फॉर्म है इसकी? उनको नहीं पता किसी को HCL की? मुझे तो टेराफॉर्म ही नहीं पता क्या है। टेराफॉर्म बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, सर्टिफिकेशन करना, लग जाते हैं। सर्टिफिकेशन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा